हमने इसके पहले पढ़ा है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो कि हमारा वृषण होता है, वृषण जो कि शरीर से बाहर लटका रहता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब वो क्या था, ये वाला स्ट्रक्चर था, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। जो मेम्ब्रेन इसमें स्पर्म को बनाती है या शुक्राणु बनाती है, उसमें दो प्रकार की झिल्लियां देखने को मिलती है। हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को एक बार और थोड़ा ड्रा करेंगे, उससे आपको और क्लियर होने वाला है। अब क्या होगा, सपोज दिस इज ए टेस्टिस। टेस्टिस की जो वॉल होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब वॉल में क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है, मतलब बोल सकते हैं ये वाला भाग होता है। इस वाले भाग में क्या होता है, छोटी छोटी सेल्स, स्मॉल नलिकाएं, लिम्फ कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि इसमें नर्व सेल्स होती है, लिम्फ होती है, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेंस, धमनियाँ, सिराएं, लसिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, सभी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, इस वाले भाग में। इस वाले भाग में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इन सभी को सामूहिक रूप से हम अगर बोले तो यहाँ पर क्या होती है, लीडिंग सेल होती है। क्या होती है यहाँ पर, लीडिंग सेल होती है, लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल क्या करती है, लीडिंग सेल मैंने आपको पहले बताया, लीडिंग सेल का वर्क होता है कि हार्मोन रिलीज करना। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, ये है हमारा एंड्रोजन। एंड्रोजन जो कि क्या करेगा, मेल में मेल के कैरेक्टर लाएगा। मतलब एंड्रोजन से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में मनुष्य के कैरेक्टर लाता है। मतलब मनुष्य मतलब मेल में जो मेल होता है उसमें मेल के कैरेक्टर आता है। जैसे सीना चौड़ा होना, छाती पर या चेहरे पर और बाल होना, ठीक है, ये सभी कैरेक्टर कौन लाएगा, लीडिंग सेल्स लाती है। ये बात क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार की मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अब क्या होता है, ये जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना प्रोपिया। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना प्रोपिया। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इसे बोलते हैं जर्मिनेटिव इपिथेलियम। जर्मिनेटिव इपिथेलियम। अब ये जर्मिनेटिव इपिथेलियम सेल जो होती है, जननिक कोशिकाएं जिन्हें बोला जाता है, ये एक प्रकार की स्टेम सेल होती है। क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है। अब स्टेम सेल्स का वर्क होता है कि नए जीव बना ले, तो ये क्या बनाएगी, शुक्राणु बनाएगी। तो मेम्ब्रेना प्रोपिया तो हमारी आउटर कवरिंग होती है, और उसके अंदर एक और कवरिंग होती है, मतलब अंदर वाली कोशिका, अंदर वाली लेयर, जिसे जर्मिनेटिव इपिथेलियम कहते हैं। अब जर्मिनेटिव इपिथेलियम सेल्स क्या बनाएगी, क्या करती है, माइटोसिस करती है। क्या करती है, माइटोसिस करती है। तो ये क्या बनाएगी, ये माइटोसिस करती है तो बहुत सारी इस तरह की सेल्स बना लेती है, छोटी छोटी सेल्स बना लेती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो हम जर्मिनेटिव एपिथेलियम सेल्स को बोल सकते हैं शुक्राणु जो होता है ना, स्पर्म, उसकी मात्र कोशिकाएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मात्र कोशिकाएं बोल सकते हैं। जैसा हमने पोलन ग्रेन पढ़ा था, पोलन ग्रेन में भी हमने देखा था कि उसमें मात्र कोशिकाएं थी, तो वो क्या करती है, पोलन बनाती है, ठीक है। तो या फिर उधर फीमेल में भी देखा था हमने, ओविल जो बनाती है वो। तो वहां पर ये जर्मिनेटिव एपिथेलियम सेल्स जो है मदर कोशिकाओं की तरह वर्क करती है। और मदर कोशिकाएं क्या करती है, ये क्या करती है, डिवाइड करना स्टार्ट करती है। और इनमें ये कैसी होती है, 2n होती है। 2n मतलब ये डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। क्रोमोसोम के नंबर इसमें 46 ही होते हैं। अब हमने क्या बनाया इनसे, ये क्या बन गई हमारी स्पर्मेटोगोनियम बन गया यहाँ पर। अब ये क्या करेगी, और भोजन लेना स्टार्ट करेगी। तो इन स्पर्मेटोगोनियम के बीच बीच में क्या होती है, एक फूली हुई बड़ी सी सेल प्रेजेंट होती है, कोशिका। इन कोशिकाओं को बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या करती है, इन्हें नर्व सेल भी या पोषक कोशिका भी बोलते हैं। पोषक कोशिका क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी। इन जर्मिनेटिव एपिथेलियम की स्पर्मेटोगोनियम सेल्स को क्या करती है, भोजन प्रदान करती है। अब भोजन प्रदान करेगी तो ये अपना शेप साइज बढ़ाएगी, और शेप साइज बढ़ाएगी तो आकार में बड़ी हो जाएगी। जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है ये क्या करेगी, अपना शेप साइज बढ़ाती चली जाएगी। तो ये क्या करेगी, अपना शेप साइज क्या करती है, बढ़ाती है। तो ये बन जाती है, क्या बन जाती है, स्पर्मेटोसाइट। तो क्या बनी,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाई। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बन गई तो ये क्या करेगी, अब भी यहाँ पर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन से ही ये क्या कर रही है, बन रही है। अब आगे चलकर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी। क्या करेगी, मियोसिस करेगी। मैंने आपको बता दिया कि लीडिंग सेल्स का क्या वर्क होता है, सर्टेल सेल भोजन प्रदान कर रही है किन सेल को, इन सेल्स को। क्लियर। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये वापस से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्योंकि प्राइमरी क्यों बोला है, क्योंकि इसने शेप साइज सब बड़ा लिया है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस। मियोसिस के में क्रोमोसोम के नंबर आधे रह जाते हैं, इसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसमें तो इस तरह से क्या बनेगी, दो सेल्स बनेगी। तो इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो इसमें फिर मियोसिस होता है। तो ये क्या बनाएंगे, वापस से मियोसिस। ये फर्स्ट मियोसिस था और ये सेकंड मियोसिस हो रहा है। तो इससे फिर 4 सेल बनी, 1 2 3 4। तो 4 जब ये सेल सेकेंडरी मियोसिस हुआ तो 4 सेल जो बनी, इन सेल्स को बोला गया अर्ली स्पर्मेटिड्स। अर्ली स्पर्मेटिड्स। इनको हिंदी इंग्लिश आप ध्यान रखना, हिंदी भी ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो फिर ये अर्ली स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, इन सर्टोली सेल से क्या करती है, भोजन लेने स्टार्ट करती है, भोजन लेती चली जाती है। तो इनसे क्या होता है, ग्रोथ होती है। इनमें ग्रोथ होगी तो और भी सेल्स बनाएगी, इस तरह से शेप लेना स्टार्ट कर देती। तो इन्हें बोलते हैं लेट स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। अब ये लेट स्पर्मेटिड्स आगे चलकर क्या बना लेती है, स्पर्म बना लेती है। क्या बना लेती है, शुक्राणु बना लेती है। ये क्या बनाएगी, स्पर्म या शुक्राणु बना लेती है। तो ये आपको बताना था। तो ये प्रोसेस कहाँ पर चलती है, ये हमारी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है। तो टेस्टिस में जो है ये लोब्यूल्स है। इन लोब्यूल्स कितने होते हैं, 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के में क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी टेस्टिस में, मतलब हमारी 2 टेस्टिस होती है, एक टेस्टिस में लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारी जर्मिनेटिव एपिथेलियल सेल होती है। तो ये कितने सारे स्पर्म बनाएगी, ये तो मैंने एक ली है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती है। क्लियर। एक बात और बता दूं मैं, जब फर्स्ट मतलब अगर व्यक्ति कोपुलेशन करता है और एक बार के इजेकुलेशन में, स्खलन में, जो स्पर्म या शुक्राणु के नंबर जो है ना 400 मिलियन निकलते हैं। अब आप काउंट कर लेना, 400 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। क्लियर। लगभग 2.5 से 3.5 ml स्पर्म निकलता है, मतलब सीमेन निकलता है। और सीमेन में यार बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती है उसका मटेरियल भी होता है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्म की बात करें तो 400 स्पर्म होते हैं, 400 ml, सॉरी मिलियन आप काउंट कर लें, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, इतने सारे क्या बनते हैं, हमारे स्पर्म बनते हैं। क्लियर। होप यहाँ तक क्लियर होगा। हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, इसमें ये हमने देख लिया था। और एक और बात यहाँ पर क्लियर करना कि जो लेफ्ट वाली टेस्टिस होती है ना वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है और जो राइट वाली थोड़ी ऊंची होती है। ये डार्टोस मसल के कारण होता है। यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है, फैली रहती है, जिसके कारण ये क्या होती है, नीचे की तरफ लटकी रहती है लेफ्ट वाली, और राइट वाली थोड़ी सी ऊंची होती है। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो स्पर्म है वो कहाँ जाते हैं। क्लियर। तो अब आगे की हम बात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आगे चलकर स्मॉल कोशिकाओं में ओपन होती है। क्या किस में ओपन होती है, स्मॉल कोशिकाओं में ओपन होती है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। और उन स्मॉल कोशिकाओं को बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टाई। हिंदी में भी इसको ट्यूबुली रेक्टाई ही बोलेंगे। क्लियर। अब ये ट्यूबुली रेक्टाई कहाँ होती है, जो ये वाला भाग है यहाँ पर ट्यूबुली रेक्टाई होती है। कौन होती है, स्मॉल या छोटी सेल्स होती है, स्मॉल सेल्स होती है। पहले नंबर पे कौन आया, ये ध्यान रखना, नंबर और सीक्वेंस ध्यान रखना।
हो सकता है कहीं से ये वाला ट्यूबुलर रेक्टी को नहीं पूछा जाता, लेकिन ये ट्यूबुलर रेक्टी ही आगे चलकर रेटी टेस्टिस बनाती है। क्लियर? तो ट्यूबुलर रेक्टी जो है आगे चलकर क्या बनाएगी? रेटी टेस्टिस। क्या बनाएगी? रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस क्या होती है सुना, जिसे बोलते हैं वृषण जालक। तो ये जो स्मॉल कोशिकाएं क्या करती है, आगे चलकर इधर उधर फैल कर क्या बना लेती है? एक नेट बना लेती है, एक जाल बना लेती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस बोलते हैं। तो इस जाल को क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस बोलते हैं। अब रेटी टेस्टिस का वर्क क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन ओपन होता है? जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म इंटर करता है। स्पर्म इंटर फ्रॉम कहाँ से आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। कहाँ से आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आता है। और एक और बात ध्यान रखना, इसमें जो अंदर की कोशिकाएं होती है, मान लो सपोज ये हमारी नलिका है, छोटे जाल के रूप में रहती है, नलिकाएं रहती है। तो नलिका की जो अंदर की अगर सेल्स की बात करें तो अंदर जो है ना, अंदर जो ये आश्रित रहती है, ये होती है क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स। क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स। अब क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स में क्या होता है? यहाँ पर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म इस अवस्था में, इसमें जो स्पर्म होता है ना, मोटाइल नहीं होता है। मोटाइल नहीं होता है मतलब इमोटाइल होता है, नॉट मूवेबल होता है। लिख सकते हैं हम नॉट मूवेबल, क्योंकि इसमें क्या होती है? टेल क्या होती है? एक्टिव नहीं होते हैं। ये एक्टिव नहीं हुए, ये इन फ्लैजिला के माध्यम से क्या करते हैं? आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर बनते हैं स्पर्म, वो क्या करते हैं? रेटी टेस्टिस में आएंगे। रेटी टेस्टिस में आकर इन फ्लैजिला के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ आते चले जाते हैं। स्पर्म इंटर करता है डायरेक्ट कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कनेक्ट रहती है ये। और ये कहाँ आगे चलकर कहाँ ओपन होगी? इट इंटर्स इनटू द, अब ये कहाँ इंटर होगी? रेटी टेस्टिस से ये चली जाएगी कहाँ पर? आपके वास इफ्रेंसिया में, शुक्र अपवाहिकाओं में। कहाँ पर इंटर करती है? इट इंटर्स इनटू द वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया को बोलते हैं शुक्र अपवाहिका, क्योंकि ये शुक्र अपवाहिका इसलिए बोला गया क्योंकि डायरेक्टली ये किससे कनेक्ट होती है? रेटी टेस्टिस से, और पहले आ रही है। क्लियर? अब तीसरे नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? वास इफ्रेंसिया की। वास इफ्रेंसिया को हिंदी में बोलते हैं शुक्र अपवाहिका। वास इफ्रेंसिया शुक्र अपवाहिका है। अब शुक्र अपवाहिकाएं जो होती है ना, ये यहाँ पर जो है एक भाग होता है जिसे बोलते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस जो होता है ना हमारा, ये जो वाला भाग अधिवृषण, ये तीन भाग का होता है। ऊपर वाले भाग को, ये वाला जो भाग होता है, इसको कैप्यूट एपिडिडाइमिस बोलते हैं, कैप्यूट एपिडिडाइमिस। और बीच वाले को कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और नीचे वाले को बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस। मतलब शिरस्थ, मध्यस्थ और पश्च, तीन भाग में ये डिवाइड होता है। तो यहाँ वाले भाग से आगे चलकर ये जो कोडा वाला भाग होता है, यहाँ पर ये क्या होती है? वास इफ्रेंसिया निकले रहते हैं। लगभग 10 से 20 क्या होती है? ट्यूब्यूल होती है या डक्ट होती है। 10 से 20 डक्ट्स होती है। डक्ट्स मतलब नलिकाएं होती है। तो 10 से 20 डक्ट्स होती है। ये बात समझ में आ रही है? कहाँ से आता है ये? रेटी टेस्टिस ओपन इनटू इट। इसमें क्या ओपन होता है? रेटी टेस्टिस ओपन होती है। किस में ओपन होती है? वास इफ्रेंसिया में। कितनी हो सकती है? 10 से 20 डक्ट्स हो सकती है। और आगे चलकर ये किस में होगी? ओपन होगी, ये ओपन होती है एपिडिडाइमिस में के कौन से भाग में? कैप्यूट वाले रीजन में। कैप्यूट वाले शिरस्थ वाले, सिर वाले भाग में क्या होती है? ओपन होती है। अंदर की जो सेल्स होती है, इस तरह से अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो अंदर जो सेल्स आश्रित रहती है ना, वो आश्रित सेल को बोलते हैं हम कोल्यूमिनर सीलिएटेड इपिथेलियल सेल। अब सीलिएटेड है तो इस तरह के स्मॉल सीलिया होते हैं।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी स्पर्म अपने आप नहीं जा रहा है, उसको कौन पहुंचा रहे हैं, जो अंदर की आश्रित कोशिकाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, हमारे स्पर्म। अब स्पर्म यहाँ से यूं आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं। तो जब ये आ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आ रहे हैं, अपने से नहीं आ रहे हैं। इनको मूव कौन करवा रहा है, जो सीलिएटेड कोल्यूमिनर इपिथेलियल सेल्स होती है, जो अंदर की सेल्स होती है, इनके कारण क्या हो रहे हैं, ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो हमने वास इफ्रेंशिया भी देखा। वास इफ्रेंशिया को अगर हम हिंदी में बोले तो शुक्र अपवाहिकाएं कहते हैं। ये शुक्र अपवाहिकाएं ओपन होती है किसमें, एपिडिडाइमिस में, जो कैपिट वाला भाग होता है उसमें। आदिवृषण जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। इसमें जो टॉप वाला भाग होता है, अगर हम इसके टॉप वाले की भाग की बात करें तो इसे बोलते हैं कैपिट। हम बात कर रहे हैं एपिडिडाइमिस की, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला जिसे बोला जाता है कैप्यूट एपिडिडाइमिस, जो कि सिर वाला भाग होता है, सिर वाला भाग होता है। इसे ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबस मेजर। अब यहाँ तक जो स्पर्म या शुक्राणु आए हैं वो यहाँ तक अनमूवेबल थे, मतलब मूव नहीं कर रहे थे, नॉन फर्टाइल थे, इनफर्टाइल थे। लेकिन अब जैसे एपिडिडाइमिस में आएंगे तो एपिडिडाइमिस का फंक्शन समझिए आप। एपिडिडाइमिस क्या करता है, नरिश करता है। नरिश मतलब भोजन प्रदान करेगा, हम 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं। भोजन प्रदान करेगा, उसे एक्टिव करेगा। क्या करेगा, उसे एक्टिव करेगा, और तो स्टोर करके रखेगा। क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म का जो स्टोर होता है, स्टोरेज होता है, वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, मतलब अधिवृषण में होता है। अधिवृषण इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो स्पर्म यहाँ पर बना है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है। यहीं पर भोजन मिलेगा, एक्टिव होगा और स्टोर होगा। अब इसके बाद अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो एपिडिडाइमिस की जो लेंथ होती है लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर होती है, और अप्रोक्सीमेटली 20 फीट होती है। कितनी होती है, 20 फीट होती है। मतलब बोल सकते कोइल्ड होती है, कुंडलित होती है, स्लाइटली कंप्लीटली कोइल्ड होती है, कुंडलित नलिका होती है। 20 फीट होती है, 6 मीटर की ये होती है, और स्पर्म को क्या करती है, स्टोर करती है, एक्टिव करती है, नरिश करती है। अब इसके बाद एपिडिडाइमिस जो होता है पहले कैपिट वाले रीजन में एंटर करता है, ए वाला रीजन कैपिट वाला। बी वाला जो होता है कॉर्पस, कॉर्पस जो कि मिडिल भाग होता है। सपोज दिस इज कैप्यूट, यहाँ तक कैप्यूट मान लो, और इसके बाद ये क्या है, हमारा मध्य वाला भाग कॉर्पस होता है, मिडिल वाला भाग होता है सकरा होता है। ये थोड़ा सा वाइड होता है कैप्यूट, लेकिन कॉर्पस जो होता है थोड़ा सकरा होता है। क्लियर। थर्ड वाले भाग की बात करते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कोडा, जो कि पश्च भाग होता है। सिर वाला भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये वाला भाग जो होता है ये लास्ट भाग होता है, इसे बोलते हैं ग्लोबस माइनर। ये मेजर है तो ये क्या है, माइनर है। ये किससे अटैच रहता है आगे चलकर, ये हमारा वास डिफरेंशिया से अटैच रहता है। किससे मिलता है, इट ओपन्स इनटू द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में ये ओपन होता है। वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहिनी में ओपन होता है। तो ये वाला भाग अगर हम इस रीजन की बात करें तो एपिडिडाइमिस तो है, लेकिन ये कौन सा है, कोडा वाला रीजन, कोडा एपिडिडाइमिस है, मतलब पश्च भाग होता है। क्लियर। ये जो एपिडिडाइमिस है हम कह सकते हैं कि पश्च भाग में होता है, पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पोस्टीरियर एंड में होता है। और यहाँ से ये जो यहाँ पर ये कोडा खत्म हो जाता है, ये लगभग कितना होता है, 6 मीटर का होता है। यहाँ से ये ओपन होता है हमारा कौन, वास डिफरेंशिया। तो 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात करेंगे आप, 5th की। मैंने आपको एपिडिडाइमिस का फंक्शन बता दिया कि इसके बाद जो स्पर्म होते हैं ना वो कैसे हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। आफ्टर दैट फर्टाइल हो जाएंगे। फर्टाइल मतलब उनमें फर्टिलिटी और मतलब फ्यूजन करने की और रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी यहाँ पर आ जाती है। और अगले मोटाइल हो जाते हैं। मोटाइल मतलब मूव करने लग जाते हैं, उनकी टेल ऐसे मूव करने लग जाती है, मतलब वो एक्टिव हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, एपिडिडाइमिस के अंदर। क्लियर। यहीं पर ये प्रेजेंट होते हैं, स्टोर होते हैं। 5th पॉइंट है हमारा वास डिफरेंशिया, डिफरेंस। क्लियर। वास डिफरेंस को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी ये लगभग कोई 30 सेंटीमीटर बताता है, कोई 40 बताता है, कोई 45 बताता है, कोई 25 बताता है। एनसीईआरटी में अब 25 सेंटीमीटर बताई गई है, तो हम 25 सेंटीमीटर को ही लेके चलेंगे।
अब क्या होता है वास डिफरेंस, क्या होता है कि वास डिफरेंस जो होता है ना, एक नली होता है जिसमें क्या होता है स्पर्म यहाँ पर मूव करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्म मूव कर रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। क्लियर, कौन जा रहे हैं, स्पर्म जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, एपिडिडाइमिस से इधर से आ रहे हैं। यहाँ से स्पर्म मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेस लग रही है, तो इधर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, और कहाँ ओपन हो जाता है ये वास डिफरेंस ओपन इनटू, कहाँ ओपन होता है, सेमाइनल वेसिकल के साथ ओपन हो जाता है। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, जो सेमाइनल वेसिकल हमारी जो है, ये सेमाइनल वेसिकल जिसे शुक्राशय कहते हैं, यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब अगर हम एक और टर्म होता है जिसे बोलते हैं वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी जिसे बोलते हैं नसबंदी। क्या होता है, नसबंदी की जाती है ना। एक टाइम जो इंदिरा गांधी ने वो लगाई थी, स्ट्राइक लगाई थी, और उस टाइम पे क्या हुआ था, लोगों की नसबंदी की जा रही थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे। तो क्या होता है, अब भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन पहले क्या होता है रोकने के लिए कि जनसंख्या ना बढ़े, लेकिन वो प्रोसेस बंद कर दी गई, लोगों को पकड़ के नसबंदी की गई थी। लेकिन अब जो है अगर नसबंदी की बात करें तो नसबंदी में क्या होता है कि ये जो वास डिफरेंशिया होता है ना, जिसे वेसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो वास डिफरेंशिया इसको कट करके यहाँ से कट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, ये पेयर में होती है, एक इधर भी मिलेगी एक इधर भी मिलेगी, तो दोनों क्या कर दिया जाता है, यहाँ से कट करके यहाँ से इसको बांध दिया जाता है, यहाँ से इसको बांध दिया जाता है। इसे बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंशिया या वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, कट करके बांध दिया जाता है। इसे बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी ये आपको समझ में आना चाहिए। तो वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया का ओपन किस में ओपन होगा, सेमाइनल वेसिकल में। और सेमाइनल वेसिकल, अब सिक्स्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। अब इधर से तो आया था वास डिफरेंशिया, अब देखो समझ लेना यहाँ से, ये वास डिफरेंस यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये मैंने वेसेक्टोमी आपको बता दिया है। यहाँ से यहाँ इंटर किया, ये हमारी क्या है, सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल के यहाँ पर ये मिल जाता है। जब ये मिलता है तो एक नली बनाता है, ये नली बनाई इसने, ठीक है। इस नली को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है इसे, इस नली को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है इस नलिका को, इजैकुलेटरी डक्ट। तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, स्खलन नलिका। क्या बोला जाता है, स्खलन नलिका। अब स्खलन नलिका में क्या क्या होता है, स्खलन नलिका में आप देखेंगे एक तो होता है वास डिफरेंस, जिसमें क्या होता है स्पर्म आते हैं। दूसरा होता है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। अब इजैकुलेटरी डक्ट की बात हो गई, 3-4 सेंटीमीटर की ये होती है, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। अब इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होगा कि इसमें सेमाइनल वेसिकल से जो सब्सटेंस निकलेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह जो आते हैं ना, नरिशिंग सब्सटेंस होते हैं वो आते हैं, और साथ ही कुछ और सब सीबेशियस सब्सटेंस होता है वो निकलता है, और वास डिफरेंस से स्पर्म आते हैं, दोनों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं और यहाँ से इधर की तरफ मूव करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है इजैकुलेटरी डक्ट होती है, वो कहाँ कौन से रीजन प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। जो पुरस्थ ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, उस वाले रीजन में ये प्रेजेंट होती है। तो ये जो पूरा ब्लैक वाला भाग देख रहे हैं ना आप, ये वाला, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड की हम अभी बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, जो आपके एक्सेसरी ऑर्गन है उनकी बात कर रहे हैं। उनमें ये ग्लैंड भी आती है, लेकिन तीनों ग्लैंड को एक साथ अलग से पढ़ेंगे हम, एक सेपरेट वीडियो में हम इनकी बात करेंगे, क्लियर। जैसे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड, इनकी हम बाद में बात करेंगे, क्लियर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्सेसरी डक्ट्स होती है उनकी बात। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। छठा पॉइंट में हमने देख लिया इजैकुलेटरी डक्ट होती है। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, ये किस में ओपन होती है, इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है, इट
opens into यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोला जाता है? मूत्र मार्ग बोला जाता है। ये मूत्र मार्ग है ये पूरा। अब मूत्र मार्ग कहाँ से आ रहा है? यूरिनरी ब्लेडर से। यूरेटर है, यूरेटर जो है किडनी से है, किडनी से जो यूरिन मतलब ब्लड से साफ होकर पूरा जो यूरिया वगैरह मटेरियल था ना, वो यहाँ से आकर यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर मतलब मूत्राशय में आया, यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये जमा हुआ है। ठीक है, जब भी यूरिन को बाहर निकालना होता है, इस यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है। यहाँ पर यूरिन जमा होता है, स्टोर होता है, यहाँ से यहाँ आता है। लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड के यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय के ही साथ ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो जाती है, यहाँ पर जुड़ जाती है और अपना जो भी मटेरियल है यहाँ पर रिलीज कर देती है, यहाँ पर रिलीज कर देती है। तो एक सब्सटेंस इधर से आए और इधर से आए, तो यहाँ से तो यूरिन यहाँ से पास हो जाता है, यहीं से स्पर्म भी इसी में मिल जाते हैं। अब सेवंथ हम जो देख रहे हैं वो मूत्राशय से जो यहाँ पर से यूरिनरी ब्लैडर से जो ये वाला भाग आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। सब सेवंथ भाग की बात कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। सेवंथ भाग कौन सा है? यूरेथ्रा। अब इस यूरेथ्रा में क्या होता है? मतलब तीन भागों में बांटा गया है इसे। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहले तो इसकी लेंथ की बात करें तो ये कितना होता है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें ये 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसमें पहला होता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा। बी वाला होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और तीसरा होता है पेनाइल यूरेथ्रा। क्लियर? लगभग 20 सेंटीमीटर का ये होता है। अब यूरेथ्रा में क्या होता है? पहले तो इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है यूरेथ्रा में आपको? एक तो स्पर्म होते हैं, प्लस सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड होता है, सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड मिल सकता है। ठीक है, ये एक तो ये ओपन होते हैं, साथ ही इसमें होता है यूरिन मिलेगा आपको। तो इनको रास्ता प्रदान करता है ये भाग। क्या करता है यूरेथ्रा? स्पर्म, सेमाइनल वेसिकल और एक और प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड और साथ ही कोपर्स, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसका भी सब्सटेंस यहाँ से रिलीज होता है। तो यूरेथ्रा से क्या क्या पास हो सकते हैं? स्पर्म के साथ सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड, प्रोस्टेट और कोपर्स। इन सब के फ्लूइड साथ में ही क्या कहलाते हैं? सीमेन कहलाते हैं। सीमेन जो होता है उसकी बात करते हैं। तो यूरेथ्रा हो गया। फंक्शन क्या होगा? ये पास करता है, रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, मूत्र मार्ग जो जिसे मूत्र वाहिनी से बोला जाता है, 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है। तो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें, स्ट्रक्चर को अगर समझें तो देखते हैं इसमें यह तो हो गया यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, ये पार्श्व व्यू लेटरल व्यू होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा जो फ्रंट व्यू होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, जो पूरा लॉन्गिट्यूडनल की बात की गई है। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर ये, इससे क्या हो रहा है? ये पूरा यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा को तीनों भाग में बांटा गया है, तीनों को बता देते हैं। इससे बोलते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये पेनिस वाला भाग होता है तो इसे पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। अब इसमें नाम देंगे इसको। ये वाला भाग है प्रोस्टेट, यहां भी देखते जाना, हिंदी यहां मिल जाएगी आपको। ये कोपर्स ग्लैंड, ये हमारा पेनिस। ठीक है, और पेनिस यहाँ पर ये है प्रीप्यूस, यहाँ पर ग्लांस पेनिस। अब समझने की बात है, तीनों भाग हमने लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये पूरा यूरेथ्रा है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है सीधा, अगर हमने ये देखा है। क्लियर? यहाँ से जो है पूरा मटेरियल जो भी आता है, अगर हम बात करें इधर, सपोज
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल से यहाँ पर ओपन होती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक है, वो तो अब समझ लिए आप, है ना। तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कौन से भाग में प्रेजेंट होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उस वाले रीजन के यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोला जाता है। दूसरा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या होती है, कोपर्स ग्लैंड देखने को मिलती है। तो जितने भाग पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है उस वाले भाग पर क्या होती है, कोपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर इसे पेनाइल यूरेथ्रा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पेनिस वाले भाग में, सीशन वाले भाग में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, पेनाइल यूरेथ्रा बोला गया है। तो यहाँ तक हमने देखा इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सब हमने देख लिए हैं। आपको समझ में भी आया होगा किस तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से देखा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है पेनिस पढ़ेंगे, पेनिस सीशन पढ़ेंगे, सीशन में कौन कौन से भाग होते हैं वो पढ़ेंगे हम, किस तरह से वो एकदम कड़ा होता है, ठीक है। कड़ा होने के साथ ही इनके जो ग्लैंड्स, पेनिस है, प्रेप्यूज है, और जो ये वाला भाग है इसका क्या फंक्शन है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, ये सब देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे जो तीनों मेम्ब्रेन है ना हमारी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपर्स ग्लैंड, इनको आगे हम देखेंगे। होप यहाँ तक क्लियर होगा। डायग्राम को थोड़ा सा आप घर पर बना के देखिए, समझ में आ जाएगा। एक दो बार बनाएंगे तो ये बराबर वर्क करेगा। एक और बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र का स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने का बोल दे या फिर उसके अंदर जो भाग होते हैं उनको बनाने का बोल दे। मैंने आपको वास डिफरेंशिया भी बताया, वेसेक्टोमी कहते हैं जब इसको कट करके दोनों तरफ से बांध दिया जाता है, और स्पर्म वैसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जब पॉपुलेशन या सेक्स की प्रोसेस होती है उस टाइम पे ये बाहर नहीं आते स्पर्म, ये यहीं पर बंधे रह जाते हैं। क्लियर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका एक सवाल होगा कि जैसे अगर ये बंधे रहेंगे तो यहाँ पर स्टोर होकर बहुत सारे जमा हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होता है, टाइम पीरियड शॉर्ट होता है इनका और इनकी क्या हो जाती है, डेथ होती चली जाती है, नए बनते चले जाते हैं। क्लियर, लगभग 65-69 डेज इसमें लगते हैं, लगभग 9 वीक लगते हैं। कितने वीक लगते हैं, 8 से 9 सप्ताह में स्पर्म बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू।